हो गया। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग बाबर के बारे में बात कर रहे थे कि बाबर कौन है, किस तरह से उसने महज 11 साल की उम्र में फरगना का वो शासक बनता है। फिर वो दौर आता है कि वो फरगना को भी लॉस कर जाता है समरकंद को पाने की चाह में, दर दर की ठोकरें खाता है और उसके बाद वो फाइनली कहाँ पहुंचता है, काबुल। और काबुल से अब उसकी मंजिल जो है वो किधर चल पड़ी है, भारत की ओर। ठीक है, तो भारत आने के लिए मैंने पहले भी कल के क्लास में बताया था कि इसके पहले भी यानी द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट के पहले भी वो 4 बार अभ्यास कर चुका था, 4 बार कोशिश कर चुका था भारत को जीतने के लिए, लेकिन उसे बार बार रिट्रीट करना पड़ रहा था, कहां, बैक टू काबुल। ठीक है, अब फाइनली देखिए आज का जो क्लास है इसमें हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। याद रखना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, कब हुआ है, तो 21 अप्रैल 1526 को, 1526 ईस्वी में। कहां पे हुआ है सर, पानीपत में हुआ है। कहां पे हुआ है, पानीपत। पानीपत जगह है, आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, ये कौन सा जगह है, पानीपत। ठीक है, हरियाणा में। ठीक चलिए सर, 19 अप्रैल को दोनों की सेना जो है वो बिल्कुल आमने सामने आ गई है। बाबर की सेना भी और इब्राहिम लोदी की सेना। मान लीजिए इधर IL इब्राहिम लोदी का टीम है और इधर किसका है, बाबर का टीम है। दोनों पानीपत का मैदान में, पानीपत का ग्राउंड है, पानीपत का क्या है, मैदान है जहां पे ये मैच खेलना, मैच नहीं मतलब वॉर कर खेलना है, क्योंकि लड़ाइयां होगी तो कोई तो बड़ा ग्राउंड होगा तब ना, कोई स्टेडियम होगा वहीं पे ना ये मारपीट चलेगी, दन। ठीक है, तो दोनों की टीम जो है ना वो आमने सामने आ चुकी है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है लखनऊ के अंदाज में, लखनवी अंदाज में, कि पहले आप, इब्राहिम लोदी सोच रहा है कि अटैक करने का शुरुआत जो है वो कौन करे, बाबर। और बाबर सोच रहा है कि इब्राहिम लोदी के तरफ से पहले अटैक हो, मतलब लड़ाई आमने सामने दोनों है, लेकिन युद्ध शुरू कोई भी नहीं कर रहा। चलिए, तो अच्छी बात है, आराम करो, खाओ पियो, मस्त रहो। दोनों की सेना 2 दिन तक ऐसे ही कर रही है। ठीक है, मजे से 20 तारीख की रात को, ठीक है, 20 अप्रैल, 20 तारीख की रात में बाबर की सेना इसके टीम में जाती है और जितने लोगों को मारना था मार के वो वापस भाग आया। मतलब समझिए कि बाबर की जो टीम है, बाबर की सेना, वो सडन अटैक कर दिया किसके ऊपर, इब्राहिम लोदी की सेना के ऊपर, रात में सोए हुए सैनिकों के ऊपर। हालांकि ये युद्ध नीति का अगेंस्ट है। युद्ध नीति ये नहीं कहता है कि आपको सोए हुए, यदि आपका दुश्मन तैयार नहीं है तो आप उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बाबर की टीम जो है वो क्या किया, अचानक सडन अटैक कर दिया किसके ऊपर, इब्राहिम लोदी की सेना के ऊपर। अब सुबह होगा, इब्राहिम लोदी के सैनिक तो रात में दम भर कुटा गए हैं, पिटाई खा गए हैं, तो ये भी तो बदला लेगा, बदला लेगा ना। यानी अब कौन सा डेट आएगा, 20 अप्रैल के बाद कौन सा है, 21। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल लड़ाई कब स्टार्ट हो रही है, 21 अप्रैल को। कब स्टार्ट हो रही है, 21 अप्रैल को एक्चुअल लड़ाई स्टार्ट होगी। बाबर इसी चीज के लिए प्रिपेयर था सर, बाबर जो था ना वो इसी चीज के लिए क्या था, प्रिपेयर था। जैसे ये मान लीजिए कि बीच की दोनों की लाइन है, दोनों की सेना के बीच का लाइन है, अभी बताए कि इधर किसकी है, इब्राहिम लोदी की, और इधर किसका टीम है, बाबर की टीम। बाबर जो है अपनी सेना का ये जो फ्रंट लाइन है ये एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखा है। फर्स्ट फ्रंट लाइन जो है ना, जैसे बाहुबली में देखा होगा ना तुम लोग कि कटप्पा जो है ना वो क्या करके रखता, फर्स्ट लाइन को एकदम पूरा दीवार के जैसा सैनिकों से बना देता ताकि उसको कोई तोड़कर इंटर नहीं कर सके। तो बाबर अपनी पहली पंक्ति में जो सैनिकों को रखता है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक मजबूत दीवार खड़ा कर दिया।
और इब्राहिम लोदी की सेना को एंटर करने के लिए अलाउ किया कि आ जाओ बेटा, तुम लोग मस्त एकदम आ जाओ, मेरे ऊपर अटैक करो। इब्राहिम लोदी की सेना जो है वो टूट पड़ी, किसके ऊपर? बाबर की सेना के ऊपर। इब्राहिम लोदी बेटा खुश है कि हमने तो बाबर की सेना के एरिया में घुस के मार रहे हैं, लेकिन उसको अभी पता नहीं कि बाबर जहां आया है ना, जिस युद्ध को करने के लिए आया, वो पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड होकर आया है और हम उसके ट्रैप में फंस रहे हैं। बाबर यही चाह रहा था कि इब्राहिम लोदी की सेना हमारे टीम की तरफ आए और वो हमारे ऊपर अटैक करे, वो पहले से इसीलिए वेट कर रहा था। ठीक है, ये अपने पास रिजर्व सैनिक रखा है। क्या रखा है? रिजर्व सैनिक, रिजर्व आर्मी का टीम रखा है। और जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना आती है, वैसे ही समय को देखते हुए जब उसे उचित लगता है, अपने जो रिजर्व सैनिक जो दिख नहीं रहा है, उस रिजर्व सैनिक को वो आदेश देता है कि इसको घेरो अब चारों तरफ से। फ्रंट में किसकी सेना? बाबर की सेना। और चारों तरफ साइड से कौन कवर कर रहा है? बाबर का कौन सा फोर्स? रिजर्व फोर्स। इधर से भी कौन कवर कर रहा है? बाबर का रिजर्व फोर्स। यानी कि चारों तरफ से, ये बीच में कौन है? इब्राहिम लोदी की सेना चारों तरफ से क्या हो गई? घिर गई। बाबर यही चाह रहा था कि आगे किसकी सेना है? बाबर की। साइड में किसकी सेना? बाबर की। आगे पीछे चारों तरफ से इब्राहिम लोदी के सैनिकों को बाबर की सेना ने घेर लिया। किससे? अपने फर्स्ट वाले टीम को, तो फ्रंट जो टीम है उसको तो स्ट्रांग रखा, बाकी रिजर्व बटालियन से उसने चारों तरफ से इन लोगों को घेर लिया। इसके साथ ही बाबर अपने साथ एक नया युद्ध कला को लेकर आया था। ठीक है, तोप। समझ गए? तोप समझते हो ना? आज तक भारत के किसी भी युद्ध में तोप का प्रयोग नहीं हुआ था और कोई जानता भी नहीं था। और जैसे ही बाबर की सेना ने इनको चारों तरफ से घेरा, सामने से तलवार, सामने से तीर से वार तो चल रहा है, अचानक तोप से आग के गोले बरसने लग गए। किनके ऊपर? इब्राहिम लोदी के सैनिकों के ऊपर। सबका दिमाग कंफ्यूज आ गया कि ये क्या हो रहा है, सामने से तीर तलवार और ऊपर से क्या? आग का गोला। कुछ ही घंटों में, समझ गए, कुछ ही घंटों में बाबर की सेना के सामने इब्राहिम लोदी की सेना जो थी वो नतमस्तक हो गई, मतलब पूरी तरह से पराजित हो गई। ठीक है, और इब्राहिम लोदी भी इस युद्ध में मारा गया। मिडिएवल पीरियड में, समझ गए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहली बार कोई भी शासक युद्ध के मैदान में मारा गया था, तो वो कौन था? इब्राहिम लोदी। इसके पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास में कोई भी शासक युद्ध के मैदान में अभी तक मारा नहीं गया था। लेकिन इब्राहिम लोदी अपनी गलतियों की वजह से इस युद्ध में क्या हो गया? मारा गया। और जैसे ही बाबर इस युद्ध को, ठीक है, बाबर इस युद्ध को जीतता है, फतह करता है, उसने दोनों जगह को टारगेट किया। पहला कौन? दिल्ली, और दूसरा कौन? आगरा। ठीक है, बोला बेटा दिल्ली को मैं संभालता हूं, तुम आगरा को जाकर फतह करके आओ। ठीक है, आगरा। बेटा कौन? हुमायूं। याद करिए, कल मैं बताया था कि काबुल में जब वो दूसरी शादी करता है तो उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कौन? हुमायूं। यानी द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर के साथ उसका पुत्र हुमायूं भी लड़ा है। ठीक है, इब्राहिम लोदी की तरफ से एक राजपूत शासक भी युद्ध में लड़ा है, जिसका नाम क्या है? विक्रम, नहीं विक्रमादित्य नहीं, विक्रमजीत है। उसी के पास उस समय कोहिनूर हीरा था। ठीक है, हुमायूं को बाबर वो कोहिनूर हीरा जो है ना, वो गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट करता है, गिफ्ट के रूप में उसे उपहार में दे देता है। ठीक है, तो बाबर कहां पे कैप्चर कर लेगा? दिल्ली को। और हुमायूं को कहां कैप्चर करने के लिए भेजेगा? आगरा। ठीक है, और ये खुद से एक नया टाइटल लेगा। कौन सा टाइटल?
बादशाह और पादशाह दोनों कहा गया सर। हाँ सर, बादशाह और पादशाह की वो टाइटल लेगा, ये सिर्फ चीज को ध्यान में रखना सर। बाबर conquered Delhi and sent his son Humayun to siege Agra. बाबर announced himself as emperor of हिंदुस्तान। बाबर अपने आप को क्लेम किया, सिर्फ एक युद्ध जीतकर उसने दावा कर दिया कि मैं पूरे भारत का क्या हूं, एम्पेरर हूं, शासक हूं। इस युद्ध के बाद उसे इतना संपत्ति प्राप्त होता है ना, दिल्ली से आगरा से इतना संपत्ति प्राप्त होता है कि वो काबुल में हर एक घर में चांदी के सिक्के फ्री में बंटवाता है। चांदी के सिक्के हर एक घर में काबुल में वो जश्न में बंटवाता है। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, बैटल ऑफ पानीपत। ये क्या था, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, आइए सर, राणा सांगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, बाबर अपने जीवन में 4 लड़ाइयां लड़ी है भारत में, जीवन में नहीं, भारत में उसने 4 लड़ाइयां लड़ी है। ठीक है, और वो सभी के सभी सीरियल है, जितनी लड़ाइयां हैं वो सीरियल है। 26, 27, 28, 29, ये लगातार 4 साल बाबर युद्ध किया है, याद रखिएगा। ठीक है, 26 पानीपत, 27 खानुआ, 28 चंदेरी, 29 घाघरा। ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, हाँ, पानी पिया खाना खाया चलो घर, याद रखिएगा, पानी पिया खाना खाया चलो घर। पानी पिया मतलब पानीपत, खाना खाया मतलब खानुआ। ठीक है, चलो, चलो से चंदेरी और घर से घाघरा। ठीक है, तो बाबर अपने भारत में कितने युद्ध लड़े हैं, 4, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानुआ, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा, ये 4 युद्ध लड़ा है। इन चारों में सबसे जबरदस्त जो युद्ध है वो नंबर 2 वाला, कौन, 27 में जो लड़ा गया, किससे, राणा सांगा से। राणा सांगा जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हो, मेवाड़ का एक बहुत ही शक्तिशाली और अनुभवी शासक था। कहा जाता है कि ये अपने जीवन में 100 युद्ध लड़ा है और 80 जख्म के निशान थे इसके बॉडी में। देख लीजिए, एक हाथ गायब है, एक आंख भी बेकार है, लेकिन फिर भी खौफ ऐसा है कि जिसके नाम जो भी सुन ले कि हमारा मुकाबला राणा सांगा से है, उसका समझ लो कि लग गया, दिमाग का झटका, शॉक लग गया उसके दिमाग में। इतना होने के बावजूद भी राणा सांगा एक बहुत ही बहादुर योद्धा था। यही राणा सांगा बाबर को भी इनवाइट किया था कि आप भारत आइए युद्ध करने के लिए, इसको हराने के लिए। किसे, इब्राहिम लोदी को। क्यों कहोगे सर, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इसने भारत बुलाया? तो इब्राहिम लोदी से इसकी दुश्मनी थी और ये चाहता था कि बाबर भारत आएगा, इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा और वो यहां से क्या हो जाएगा, चला जाएगा और दिल्ली की गद्दी पे हम बैठ जाएंगे और भारत में एक हिंदू शासन की स्थापना करेंगे, मतलब एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका ये सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा। चलिए अब देखिए, जैसे ही बाबर भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाएगा, इब्राहिम लोदी का मारने के बाद, है ना, ये राणा सांगा जो थे वो चाह रहे थे, सोच रहे थे कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी का विकेट गिराएगा और वो यहां से क्या होगा, चला जाएगा और उसके बाद दिल्ली किसकी होगी, हमारी होगी। लेकिन बाबर यहाँ पे उस सब काम तो ठीक किया कि वो आया भी, इब्राहिम लोदी का विकेट भी गिराया, है ना, लेकिन वो यहां से रिटर्न नहीं गया और वो खुद यहाँ पे मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर लिया, यानी कि मुगल वंश की स्थापना कर लेता है। ठीक है, और खुद यहाँ का शासक बनकर बैठ गया। तो प्रॉब्लम किसको होगा, राणा सांगा को, क्योंकि ये दिल्ली की गद्दी पे बैठना चाहता था। ठीक है, अब देखिए जितना टेंशन इसको नहीं है, इससे कई गुना टेंशन किसको है, बाबर को।
क्योंकि बाबर को ये बात पता था कि राणा सांगा किस कैरेक्टर का बंदा है, किस कैरेक्टर का व्यक्ति है। दूसरी बड़ी बात क्या था कि बाबर के साथ हमेशा एक ज्योतिष चलता था, एस्ट्रोलॉजर, हाथ देख के भविष्यवाणी करने वाला। और अभी तक वो बाबर के जीवन में जितनी भी भविष्यवाणियां किया था वो सब सही हो गया था। और वही एस्ट्रोलॉजर, वही ज्योतिष इस बार ना बाबर को बता दिया था कि तुम्हारा कहानी खत्म है, क्योंकि इस युद्ध में तुम हारने वाले हो, जीतने वाला कौन है? राणा सांगा। मतलब उस ज्योतिष ने भी ये भविष्यवाणी कर दी थी कि बाबर ये युद्ध हार जाएगा। कहा जाता है ना कि बाबर की रातों की नींद जो थी ना वो गायब हो गई थी। लेकिन एक कुशल योद्धा जो होता है वही है जो अच्छा मैनेजमेंट करता भी है, जो अच्छा मैनेज कर सकता है। बाबर क्या किया, अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और सबके सामने उसने बहुत ही जोशीला भाषण दिया। अपने सैनिकों में मानो कि उत्साह का एक नया संचार कर दिया। ठीक है, उत्साह का एक नया संचार कर दिया। सबके सामने उसने जोशीले भाषण दिए और सबके सामने उसने वादा किया कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। हालांकि बाद में यह झूठा साबित हुआ, दम भर पिया। ठीक है, उसने और क्या वादा किया कि इस युद्ध के बाद जो सैनिक वापस काबुल लौटना चाहते हैं उसे वापस जाने दिया जाएगा, क्योंकि इस बाबर की सेना में जो भी सैनिक थे वो सब कहां से आए थे? काबुल से। तो उसने वादा किया कि जो भी सैनिक इस युद्ध के बाद वापस काबुल घर लौटना चाहते हैं वो चले जाएंगे, लेकिन इस युद्ध को जी जान लगाकर लड़ाइए, क्योंकि ये युद्ध जो है ना वो धर्म युद्ध है, इस्लाम की रक्षा के लिए है। पहली बार बाबर ने इस युद्ध में, युद्ध के पहले जिहाद का नारा दिया था। आज जो आप लोग सुनते हो ना कि आतंकवादी लोग जिहाद 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 का नारा देते हैं, तो इस नारा को सबसे पहले किसने दिया था? बाबर ने। किस युद्ध में? तो खानवा का युद्ध में, ताकि अपने सैनिकों में उत्साह ला सके। वो एक राजनीतिक युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दे दी कि ये दो धर्मों की रक्षा के लिए है। वो राणा सांगा जो है वो अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और हम बाबर की और उसकी सेना जो लड़ेंगे वो इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे। समझ गए ना? तो ये युद्ध जो है वो कहां पर होगा? आगरा। ठीक है, मैप शायद होगा। चलिए यहां पर देखिए, आगरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे पश्चिम में, आगरा से किधर? पश्चिम में 35 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, कौन सा? खानुआ। दोनों के बीच यहां पे भयंकर युद्ध होता है। राणा सांगा जो है वो अकेले नहीं है, राणा सांगा के साथ उस समय के जो भी शक्तिशाली राजपूत वंश थे, राजपूत साम्राज्य थे, उन सभी राज्यों के शासक और उसकी सेना थी, जैसे मारवाड़, अम्बेर, ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी, ये, और साथ ही साथ कौन? सुल्तान महमूद लोदी। ये बता रहे हैं कौन है। ठीक है, ये सभी जो है मारवाड़, अम्बेर, ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी, ये सभी क्या है? राजपूत डायनेस्टी है। तो एक राजपूत शासक के लिए है ना, एक राणा सांगा की आवाज पे ये सभी राजपूत सैनिक जो है वो एकजुट हो गए थे बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, और इस सुल्तान महमूद लोदी जो कौन है? वो इब्राहिम लोदी का भतीजा है। वो चाचा का अपना बदला ले रहा है। ठीक है, वो बदला ले रहा है कि भैया मेरा इब्राहिम लोदी का ब्रिगेड गिराया बाबर, इसलिए हम किसके अगेंस्ट लड़ेंगे? बाबर के अगेंस्ट लड़ेंगे। चलिए ठीक है सर, दोनों की सेना का यदि आकलन किया जाए तो राणा सांगा के सामने राणा सांगा के साथ एक विशाल टीम है और अनुभवी भी है, लेकिन कहानी कभी कभी वही हो जाता है इंडिया और बांग्लादेश वाला, इंडिया श्रीलंका वाला, और भारत और न्यूजीलैंड के मैच वाला, है ना, कि इतने बड़े देश को भी एक छोटा देश क्रिकेट के मैच में हरा देता है। तो इतनी विशाल सेना रहने के बावजूद भी, इतनी विशाल सेना रहने के बावजूद भी राणा सांगा जो है वो इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। समझ गए?
बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और उनको युद्ध के मैदान से हटा दिया जाता है। और इसी वजह से बाबर जो है ना इस अवसर का फायदा लेकर वो भयानक कत्लेआम मचाना शुरू करता है। कहा जाता है ना कि इस युद्ध में बाबर ये राजपूत सैनिकों और शासकों का इतने सर काटे थे कि उस सर का जो सजाया गया था तो उससे टावर खड़ा हो गया था, मीनार खड़ा हो गया था। पहली बार इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी का टाइटल लिया। जैसे मैंने बताया कि बैटल ऑफ पानीपत को जीतने के बाद वो बादशाह का लिया था टाइटल, और इस युद्ध में उसने कौन सा टाइटल लिया? गाजी। गाजी का मतलब होता काफिरों को मारने वाला। काफिर किसको कहा गया? जो इस्लाम नहीं है, इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करता है, मतलब जो हिंदू है उन सबों को क्या कहा गया? काफिर कहा गया, इस्लाम का शत्रु। ठीक है, काफिरों को मारने वाला। सर कहा जाता है ना कि इतने सर काटे थे कि मीनार जैसा खड़ा हो गया था। और कहा जाता है कि बाद में षड्यंत्र के तहत राणा सांगा को भी वो मारे नहीं गए, बहुत दिन के बाद वो उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पॉइजन दे दिया जाता है। जिस मीराबाई का नाम सुने हो तुम लोग, मीराबाई, उनके ससुर थे वो कौन? राणा सांगा। मीराबाई का पति भी इसी युद्ध में मारा जाएगा। इसके बाद ही उसे सांसारिक विरक्ति हो जाएगी और वो इस संसार से के मोह माया के जाल से निकलकर कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से मीराबाई डूब जाएगी। ठीक है, ये हो गया सर कौन सा? राणा सांगा के साथ आपका खानवा का युद्ध। अब नंबर थर्ड कौन है? चंदेरी। ठीक है, चंदेरी मेदिनी राय। चंदेरी कौन सर? मेदिनी राय। कहोगे इससे क्या दुश्मनी सर? लिंक समझना होगा। जब खानवा का युद्ध चल रहा था सर, तो चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय। ये भी राजपूत शासक। ठीक है, मेदिनी राय। मेदिनी राय जो था वो खानवा के युद्ध में वो बाबर के खिलाफ लड़ा था। यानी किसके तरफ से लड़ा था? तो राणा सांगा के टीम से वो युद्ध में लड़ा था। तो जब खानवा के युद्ध में बाबर राणा सांगा का विकेट गिरा दिया, तो अब नंबर किसका था? मेदिनी राय का। ठीक है, तो पहला कारण चंदेरी का युद्ध का ये था कि मेदिनी राय जो है वो खानवा के युद्ध में वो किसका साथ दिया था? राणा सांगा का। दूसरा कारण क्या था सर? कि ये जो चंदेरी था ना, यानी कि बुंदेलखंड का इलाका, ये व्यापारिक दृष्टिकोण से ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण था। समझ गए ना? व्यापारिक केंद्र से के लिए ये जगह जो था वो कैसा था? बहुत महत्वपूर्ण था। इस कारण से भी बाबर इस एरिया को क्या करना चाहता था? कैप्चर करना चाहता था। समझ रहे मेरी बात को? पहला कारण क्या? कि मेदिनी राय किसका साथ दिया था? राणा सांगा का। ठीक है, दूसरा कारण कि ये जो जगह था वो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी कैसा था? बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए वो विशाल सेना लेकर फिर से इसको क्या कर लेगा? घेर लेगा, और बेचारा मेदिनी राय जो है वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, पराजित हो जाएगा। ठीक है, और इसके दो बेटियों को पकड़कर बाबर अपने दो बेटों के साथ उसकी शादी कर देती है। ठीक है, कि बेटा राज्य तो हमको मिल गया, बेटियों से आपकी शादी कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो यहां के बाद सर इसके बाद का अगला जो टारगेट है वो बिहार की है सर, घाघरा पटना। ठीक है, घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध जो है वो अफगानों के खिलाफ हुआ। किसके खिलाफ हुआ है? अफगान जैसे शेर शाह सूरी, ये मेदिनी राय के खिलाफ। जब मेदिनी राय के खिलाफ युद्ध हो रहा था तो शेर शाह सूरी का नाम आएगा, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो शेर शाह सूरी बाबर के टीम से लड़ा है। शेर शाह सूरी किसके टीम से लड़ा? बाबर के टीम से। लेकिन यही शेर शाह सूरी जो है बिहार में है ना, वो अभी सासाराम में है। ठीक है, अभी
तो उस समय वो बाबर के अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि वो जो है शेरशाह सूरी वो भी ख्वाब देख रहा है, समझ गया ना, कहां की सत्ता को हासिल करने का, दिल्ली का। तो इन मुगलों की युद्ध शैली को सीखने के लिए वो पहले किसका टीम में आ जाता है, बाबर के टीम में। लेकिन जब वो इस युद्ध कला को सीख लेता है तो बाद में वो मुकाबला करना चाहता है किससे, बाबर से, कि किसी तरह से हम अफगान सब मिलके इस बाबर का विकेट गिरा लिए तो हुमायूं में तो वो पावर ही नहीं है कि वो फिर हमारे को कोई रोक सके। ठीक है। May 6, 1529, बाबर made the allied Afghans of Bihar and Bengal on the banks of Gogra near Patna and defeated them. सर आप घाघरा, यहाँ पे मिस्टेक है, वो घाघरा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे बाबर और अफगान, इसमें एक कोई पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे अफगान लोग मिलकर बाबर से युद्ध करते। इसी युद्ध को क्या कहा गया, हाँ, बैटल ऑफ घाघरा। किस लिए कहा गया, क्योंकि ये किस नदी के किनारे हुआ है, घाघरा। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। लेकिन अभी फॉर्म में है, कौन फॉर्म में है, बाबर। सबका विकेट गिराएगा बाबर, सबको हरा देगा। ठीक है भैया, शेरशाह सूरी बाबर का फिर से पैर पकड़ के माफी मांग लेगा कि भैया माफ कर दो, आज के बाद हम कभी भी आपसे पंगा लेने नहीं आएंगे। ठीक है। तो फाइनली बाबर इसको क्या कर दिया, माफ कर दिया। चलिए सर 29 तो पहुंच गए, बाबर बहुत का विकेट गिरा चुका है, अब बाबर का खुद का विकेट गिरने का टाइम आ गया। हाँ सर 29 के बाद क्या आएगा सर, 30। 1529 के बाद कौन सा टाइम आएगा, 1530। क्या होता है ना सर कि हुमायूं बहुत खराब बीमार पड़ता है, हुमायूं की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, और उस जमाने के जितने भी हॉस्पिटल थे, एम्स, रीम्स, मेदांता, वेदांता, सब के डॉक्टर सब जो है ना वो हाथ खड़ा कर लिए कि भैया हमारे से हुमायूं ठीक होने वाला नहीं है। अरे उस समय हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, मतलब उस जमाने में वैद्य होते थे, समझ गया ना, ईरान से भी मंगाए गए वैद्य, समझ गया, ईरान से भी वैद्य को बुलाया गया, तरह तरह की दवाइयां दी गई, लेकिन हुमायूं की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एक दिन नमाज अदा करते समय बाबर अल्लाह से दुआ मांगता है कि अल्लाह यदि आपको प्राण की आवश्यकता है तो आप मेरे प्राण ले लो, परंतु मेरे पुत्र के प्राण को बख्श दो। कहा जाता है ना कि माता पिता की दुआ और बद्दुआ दोनों में बहुत पावर होती है। मानो कि खुदा ने बाबर के इस दुआ को कबूल कर लेता है, और एक तरफ जहां हुमायूं की तबीयत ठीक होने लगती है, अचानक बाबर का स्वास्थ्य गिरने लग जाता है, और एक समय आता है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, जब बाबर का विकेट गिर गया और उधर हुमायूं जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, तो भैया जब ये बाबर मर गए, जब मर गए तो दफन करना है, तो आगरा का आराम बाग याद रखना है, अ से आगरा और अ से आराम बाग। ठीक है, आगरा के आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में बाबर को आराम से आराम करने के लिए छोड़ दिया गया कि बेटा आराम से, तुम बहुत युद्ध कर लिया, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, अब आप आगरा के आराम बाग में आराम करिए। मतलब बाबर को कहां पे दफन किया गया, आगरा में। कौन सा बाग में, कौन से गार्डन में, आराम बाग में। ठीक है, लेकिन बाबर अपना जीवन में एक बुक लिखा था, मैंने कल बताया था, मैंने कल क्या बताया था कि बाबर अपने जीवन में क्या किया था, एक बुक लिखा है। जब लोग उस बुक को पढ़ा तो लोग सरप्राइज हो गया, अरे यार हमने क्या गलती कर दिया। बाबर तो अपने जीवन में लिख चुका भाई कि उसकी अंतिम ख्वाहिश थी कि जब मैं मरूं तो मुझे काबुल में दफन करना, और हम लोग कहां दफन कर दिए, आगरा में। मतलब बाबर अपनी आत्मकथा बाबर नामा में, ठीक है,
बाबर नामा में इस चीज को जिक्र किया कि मुझे दफन कहां पे किया जाए, काबुल में। काबुल में एक बहुत खूबसूरत जगह था पहाड़ियों के बीच में, वहां बहुत सुंदर सुंदर झरने थे। उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे उसी जगह पे दफन किया जाए, लेकिन लोग उसको कहां दफन कर दिया था, आगरा के आराम बाग में। बोला यार इसकी आत्मा तो भटकते रहेगी, खोद उसको निकाल। बाबर के डेड बॉडीज को फिर से खोद खोद के निकाला गया। अब कितना मिला हमको नहीं पता, लेकिन फिर से उसके डेड बॉडी को उसी जगह पे ले जाया गया जहां पे बाबर की ख्वाहिश थी, और दोबारा दफन किया गया। कहां पे, काबुल में, इसी जगह पे, इन पहाड़ियों के बीच में जो दिख रहा है मकबरा, ये बाबर का मकबरा नंबर 2 है। पहली बार कहां पे, आगरा के आराम बाग में। दूसरी बार कहां पे शहर, दूसरी बार कहां पे, काबुल में। ठीक है, चलिए सर बहुत कुछ पढ़ लिए। बाबर का चैप्टर द एंड होता, अगले क्लास में हम लोग हुमायूं देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।